Hello, aspirants. Welcome back to Legal Edge After College. My name is Satyendra, and today we are going to discuss a very important topic that is most important cases of IBC 2016, which you cannot miss if you're preparing for legal officers exams. Yes, आप सभी को पता होगा Insolvency and Bankruptcy Code 2016 उसकी कमेंसमेंट या फिर इनैक्टमेंट डेट आई थी 2016 में, राइट। और इसका पर्पस था, बहुत ही अच्छा पर्पस था, टू रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू दी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसका प्रेम हम आगे जरूर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज ये आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आईबीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट हो गया है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, राइट, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट है आजकल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, राइट। सो जो हम आप प्रिपेयर कर रहे होंगे लीगल ऑफिसर एग्जाम्स के लिए, मोस्टली सारे सब एग्जाम्स में आईबीसी 2016 का बहुत अच्छा वेटेज होगा। सो आप ये वीडियो एंड तक देखें। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो यू कैन प्रेस द लाइक बटन, शेयर, यू कैन शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स फैमिली सो दैट दे कैन आल्सो डिराइव बेनिफिट आउट ऑफ दिस। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन इंपॉर्टेंट वीडियोज इन फ्यूचर, राइट। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। सबसे पहले गाइस हम देखते हैं कि आज हम कौन से केसेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज का केस। गाइस ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे कंट्री में आईबीसी में सबसे पहला केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया था, राइट। सो इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे जो यहाँ पे उनका क्रेडिटर था, राइट। ये केस हम करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। ये केस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका कॉन्टेक्स्ट रहेगा होम बायर्स से रिगार्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, होम बायर्स का एक केस के कॉन्टेक्स्ट में जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट विल सम अप आवर डिस्कशन विद एसआर स्टील वर्सेस सतीश कुमार, ये भी 2019 का केस है। एक यहाँ पे 2016 का है, बाकी दो 2019 के केस है, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सारी चीजों के बारे में, सारे केसेस के बारे में, इसका फैक्ट्स, इश्यूज एंड जजमेंट रेशो पे हम डिस्कशन करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट केस दैट इज इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। सो गाइस इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है एक, ये कह सकते हैं मल्टी प्रोडक्ट एक कंपनी थी जिसका बेस महाराष्ट्र में था, राइट। और महाराष्ट्र में होने की वजह से यहाँ पे इस पे एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट जो कि महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग्स एक्ट था 1958 का, यहाँ पे उसके अंदर के दो नोटिफिकेशन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किए थे, एक था 2015 में और एक था 2016 में। ये दो नोटिफिकेशन जो थे महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1958 के, ये दोनों का यूज करके यहाँ पे जो कॉर्पोरेट डेटर है यानी कि इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज, यानी कि जो उसका लेनदार था यहाँ पे, जिसने पैसे लिए थे, जिसको पैसे देने थे, ये है इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज। और जो क्रेडिटर्स थे उसमें से था आईसीआईसीआई बैंक, जिसने कि यहाँ पे सीआईआरपी फाइल की थी, राइट। सीआईआरपी क्या होता है? इट मींस कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि आईबीसी का यूज करके अगर कोई भी क्रेडिटर अगर अपना पैसा वापस लेना चाहता है, रिकवरी करवाना चाहता है, तो उसको सेक्शन 7, 9 और 10 में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। सॉरी, 10 में यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर यानी कि खुद ही जो लेन जिसने पैसे लिए हैं वो खुद ही अपने आप के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी की पिटिशन स्टार्ट कर सकता है, प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। 7 और 9 में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स यानी कि जो बाहर के लेनदार क्रेडिटर्स हैं वो फाइल कर सकते हैं। तो सीआईआरपी यहाँ पे इनिशिएट किसने की थी इस केस में? आईसीआईसीआई बैंक ने, राइट। सो अब यहाँ पे जो इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज था गाइस, यूं समझ लेते हैं इसको, हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे फैक्ट्स में, हमें सिर्फ ऊपर से इसको टच करना है, राइट। सो इन दिस केस इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज हैड अ ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स, राइट। बहुत सारे बैंक से पैसा लिया था, लॉस में चल रही थी कंपनी, पैसा वापस नहीं कर पाई, राइट। उसके बाद में आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट हुआ। आरबीआई गाइस क्या करती है? बिफोर आईबीसी केम, आरबीआई एक अपने स्कीम होती थी आरबीआई की जिसको बोलते हैं सीडीआर। ये बेसिकली एक सेटलमेंट मैकेनिज्म है बिटवीन कॉर्पोरेट डेटर एंड क्रेडिटर्स, कि अगर किसी पार्टी कोई पार्टी अब पैसा वापस नहीं कर पा रही है तो आरबीआई स्टेप इन एंड आरबीआई आस्क बोथ द पार्टीज, क्रेडिटर्स एज वेल एज डेटर्स, टू सिट टुगेदर एंड टू कम अप विद अ प्रॉपर रेजोल्यूशन। ठीक है, एक सेटलमेंट काइंड ऑफ एक अप्रोच होती है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। यानी कि कॉर्पोरेट यानी कंपनी के रिगार्डिंग, डेट मतलब उधार, और रिस्ट्रक्चरिंग मतलब कि जो भी उधार बाकी है उसमें कुछ नया तोड़ मरोड़ के, कुछ सेटलमेंट करके, कुछ कॉम्प्रोमाइज करके जो भी नतीजा निकल सकता है वो निकालने की कोशिश की जाती है, राइट। तो यहाँ पे आरबीआई ने स्टेप इन किया, इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज और सारे बैंक्स के साथ एक मीटिंग करवाई, लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रेजोल्यूशन नहीं आ पाया, दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया, राइट। सो ऐसे केस में आफ्टर दिस फेलियर ऑफ सीडीआर, आरबीआई एडवाइज्ड द बैंक्स, द ग्रुप ऑफ द बैंक्स, टू फाइल एन
CIRP अंडर सेक्शन 7 ऑफ IBC 2016, यानी कि एज दे वर दी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, राइट। यहाँ पे तीन चीजें होती है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, या फिर खुद कॉर्पोरेट डेटर, राइट। सो यहाँ पे जो बैंक्स थे उन्होंने फाइनेंस किया था इनोवेटिव इंडस्ट्रीज को, तो ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के रूप में यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने लीड ली और सेक्शन 7 की पिटीशन फाइल करी एनसीएलटी मुंबई में, राइट। अब एनसीएलटी मुंबई ने यहाँ पे किसके अगेंस्ट में जजमेंट पास किया, जजमेंट अगेंस्ट में पास हो गया था किसके, इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज के। एंड सेम चीज को यहाँ पे जो एनक्लैट है, एनक्लैट ने भी आईसीआईसीआई बैंक के फेवर में जजमेंट सुनाया और इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया तो इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज यहाँ पे एपेलेंट थी और आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे रेस्पोंडेंट हुए, राइट। इश्यूज देखते हैं हम कि जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो इशू क्या थे। पहला इशू था whether the appeal was maintainable which was filed by inventive industries before the supreme court, right। ये इसलिए क्यों मेंटेनेबल का क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज की जब ये जब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हुई, अपील फाइल हुई, तब सीआईआरपी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। ध्यान से सुनिएगा, सीआईआरपी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी और जैसे ही सीआईआरपी स्टार्ट होती है, यानी कि जब एनसीएलटी एक्सेप्ट करती है कि सीआईआरपी ठीक है पिटीशन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी टाइम पे सीआईआरपी को एक काम करना होता है, वो होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। एंड जब अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, दैट इज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये कौन होता है, अब आईआरपी एक ऐसे ऑफिसर होता है जो कि पूरा जिम्मेदारी कंपनी की उसके हाथ में आ जाती है, और जो कंपनी के एग्जिस्टिंग बोर्ड होता है, मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज तो चलो वहां पे रहते ही हैं, बोर्ड, लेकिन जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं कंपनी के, उनको रिप्लेस कर देता है आईआरपी, जो कि कोर्ट का आदमी होता है, एनसीएलटी का आदमी होता है, ठीक है। बिना ऐसे एनसीएलटी का सुपरविजन होता है, आदमी होता है, इसका मतलब कि एनसीएलटी ने उसको अपॉइंट किया है, डायरेक्शन दिया है, और वो हर चीज एनसीएलटी को आगे रिपोर्ट करेगा, राइट। इतना समझ में आया आपको। नाउ अपील मेंटेनेबल का क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो फाइल हुआ है इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज की, जो केस फाइल हुआ है, अपील फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो फाइल की गई थी अर्स्टवाइल डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स थे, जो कि सीआईआरपी स्टार्ट होने के बाद रिप्लेस हो चुके थे, जिनका अब कोई रोल नहीं था इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज कंपनी, यानी कि खुद की कंपनी में अब उनका कोई हक नहीं था, ना वो केस कर सकते थे, ना वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, ना वो अपना पैसा यूज कर सकते थे कंपनी का। इसीलिए जैसे ही सीआरपी स्टार्ट होती है, यूं समझ लो कि जो यहाँ के डायरेक्टर्स होते हैं वो सौतेले हो जाते हैं, और यहाँ पे जो आईआरपी होता है या फिर आगे चल के जो आरपी में कन्वर्ट होता है, सारी जिम्मेदारी अब इसकी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पहला इशू था कि यार पुराने डायरेक्टर्स ने अपील फाइल की है, सो शुड दिस पिटिशन और अपील be maintainable before the honorable supreme court, so this was decided by the supreme court। आगे हम डिस्कस करेंगे क्या था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन वाज पर्टेनिंग टू द रिपग्नेंसी। रिपग्नेंसी क्वेश्चन ये था कि जो महाराष्ट्र के जो दो एक्ट है और जो आईबीसी है, ठीक है, आईबीसी में बोला गया है कि मॉरेटोरियम पीरियड लगता है, राइट, जैसे ही आईआरपी अपॉइंट होता है, और एक सेक्शन 14 में मॉरेटोरियम भी डिक्लेयर होता है, जिसका मतलब कि अब इस कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस फाइल नहीं हो सकता है, कोई और क्लेम नहीं हो सकता है, ठीक है। वैसे ही जो मैंने अभी महाराष्ट्र एक्ट हमने डिस्कस किया, महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1958, टू नोटिफिकेशंस आर पास्ड 2015 में, 16 में। इन नोटिफिकेशंस में क्या था, इन नोटिफिकेशंस में ये चीज दी गई थी कि महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक साल का, 2015 में एक साल की बात की गई थी कि एक साल का मॉरेटोरियम रहेगा, कोई भी क्रेडिटर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से, किसी भी कंपनी से पैसा भी नहीं मांग सकता है। ये कुछ आया था, क्यों आया था इसके हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। 16 में सेम नोटिफिकेशन वाज अगेन ब्रॉट इन, जिसमें कि 2 साल की बात की गई थी, 2 इयर्स का स्टे मॉरेटोरियम, जो कि आईबीसी में भी आपको पता होगा मॉरेटोरियम होता है, वैसे ही इस 2016 के नोटिफिकेशन में भी था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इन्वेंटिव इंडस्ट्री का कहना यह था कि हम पे आप नहीं कर सकते हो कोई भी कार्रवाई, राइट। सो बिफोर दिस आई मिस वन पॉइंट कि जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक एनसीएलटी में सेक्शन 7 की पिटीशन फाइल करने से पहले उन्होंने कॉन्टेक्ट किया इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज को, दैट हमारा सीडीआर तो फेल हो चुका है, आरबीआई ने जो काम किया था कॉम्प्रोमाइज का, वो तो फेल हो गया। नाउ आईसीआईसीआई सेंट अ लेटर टू इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज सेइंग दैट नाउ यू कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 2 ऑफ द आईबीसी 2016, ठीक है, आप डिफॉल्टर हो, एंड वी एज द क्रेडिटर्स have are well within our rights to file a section 7 CIRP against you, ठीक है। इसको सुनते ही उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इन्वेंटिव इंडस्ट्री से रिस्पॉन्ड किया दैट लीगली
banks cannot touch us because we do not have any legal dues against you, keeping in mind 2015 and 2016 का notification which says that no creditor can claim money or can recover money for 2 periods, for 2 years period, right? इसलिए इन्वेंटिव के पास था ये नोटिफिकेशन जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया था, और जो आईसीआईसीआई बैंक्स और अदर क्रेडिटर्स हैं वो यहाँ पे बात कर रहे हैं आईबीसी की जो कि पार्लियामेंट ने पास किया, इसलिए क्लैश हो रहा है कि कौन सा प्रिवेल करेगा, कौन सा यहाँ पे वेटेज ज्यादा है। ये एक इशू बन गया था, ठीक है। नाउ एक चीज और आती है यहाँ पे नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज की। नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज का सेम, इसका 2 और 3 हम साथ में ले सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा गाइस, एक सेक्शन 238 होता है जो कि आईबीसी में होता है। सेक्शन 238 आईबीसी टॉक्स अबाउट, इट सेज दैट notwithstanding anything, you know, inconsistent contained in any other law for the time being in force, the IBC shall effect throughout, ठीक है। यानी कि आईबीसी का इफेक्ट, ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, भले ही कुछ भी उल्टी बात, या फिर कॉन्ट्ररी बात किसी और एक्ट में दी गई होगी, फिर भी आईबीसी एज पर द सेक्शन 238 आईबीसी के जो प्रोविजंस होंगे वो यहाँ पे ओवरराइड करेंगे, वो प्रिवेल करेंगे, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था हम आगे देखते हैं, राइट। ठीक है, जजमेंट देखते हैं। सबसे पहले, क्या अपील मेंटेनेबल होनी चाहिए थी, क्योंकि अपील अर्सवाइल डायरेक्टर्स ने फाइल करी थी एंड इट वाजंट फाइल्ड बाय द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि रियल कह सकते हैं कि ओनर या फिर मैनेजर या फिर केयर टेकर ऑफ द कंपनी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, राइट। सो द अपील वाज नॉट मेंटेनेबल बाय द इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे अर्सवाइल डायरेक्टर्स ने किया था व्हिच डिड नॉट हैव एनी राइट to take any decisions pertaining to that corporate debtor, that is inventive industries, right? Now यहाँ पे आगे क्या लिखा है, once an IRP is appointed to manage the company, the erstwhile directors who are no longer in management cannot maintain an appeal on behalf of the company। ये ad verbatim words हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिपग्नेंसी पे। Supreme Court bench ruled that there is indeed repugnancy between the two laws, even if both the laws legislations are framed on different entries of the concurrent list. The central law will always prevail if it comes in conflict with the state law। ये एक बहुत ही जनरल सा रूल है। You might have studied in your 5 years law course और 3 years law course, या फिर आपने जब अपने अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपेयर करते होगे कि हमने सुना है, राइट। हमने 245 आर्टिकल में देखा है of the constitution that whenever there is any repugnancy between a law passed by the parliament and the state law, then the law passed by the parliament shall prevail। It doesn't matter even if both the laws are mentioned in the concurrent list or in whatever list, right। पार्लियामेंट का पास किया हुआ लॉ हमेशा प्रिवेल करता है, ये एक चीज बहुत ही फंडामेंटल है, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, राइट। तो रिपग्नेंसी भी चीज क्लियर हो गई कि भाई महाराष्ट्र के जो एक्ट थे, तो नोटिफिकेशन के बेसिस पे इन्वेंटिव इंडस्ट्रीज अपना केस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही थी, वो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो आईबीसी पार्लियामेंट ने पास किया है एंड आर्टिकल 238 भी, सेक्शन 238 भी हमने आगे देखा नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज का। नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज 238 यहाँ पे उसको एम्पावर भी करता है कि भले ही किसी और एक्ट में कुछ और लिखा हो, लेकिन 238 के अकॉर्डिंग आईबीसी के प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे। ये चीज भी यहाँ सिद्ध हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे ये केस हमारा खत्म होता है। देखने वाली चीज यहाँ पे ये है कि आईबीसी सबसे सुप्रीम है। आईबीसी 2016 हैज द सुप्रीम पावर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, राइट। नाउ इफ in future there comes any other law, or if there exists any other law which talks about something or the same subject which is contrary to the provisions of the IBC 2016, still based on section 238 यहाँ पे ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा आईबीसी का और उसके प्रोविजंस का, राइट। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे रिपग्नेंसी और 238 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राइट। सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट आवर केस, दैट इज पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ 2018 में पास हुआ, 2019 में, ठीक है। यहाँ पे 2019 में गाइस ये केस आया, ठीक है। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट क्या है इसको होम बायर्स के नाम से हम जान सकते हैं। अच्छा, when I talk about the home buyers concept in IBC, it is also important that you read other literature also। Literature when I say, it means आपको यहाँ पे एक और केस पढ़ना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली साथ में, विच इज कॉल्ड चित्रा शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये वाला केस भी आप देख सकते हो, बिकॉज ये सारा कुछ भी जो है होम बायर्स का पूरा कॉन्सेप्ट जो है
ये चेन पूरी स्टार्ट हुई है चित्रा शर्मा वाले केस से, ठीक है। चित्रा शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कर सकते हो आप, राइट। इसके बाद एक और एक केस आया था विच आई कैन रिकैपिचुलेट एट दिस मोमेंट, लेकिन आपको ये केस पढ़ना है और होम बायर्स का केस भी पढ़ना है, राइट। नाउ सबसे पहले हम इसके फैक्ट्स देखते हैं गाइस। सो चित्रा शर्मा केस में क्या हुआ, सो ये एक प्रॉब्लम जो बहुत टाइम से इंडिया में चल रही थी कि जो डेवलपर्स होते हैं रियल एस्टेट के डेवलपर्स, फॉर इंस्टेंस आपको डीएलएफ के बारे में पता होगा। डीएलएफ एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि बिल्डिंग्स बनाती है, सोसाइटीज बनाती है, बड़े बड़े ऑफिसेस, मल्टीप्लेक्स, मॉल्स वगैरह बनाती है, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपने एक फ्लैट वहां पे बुक किया अपना, ठीक है, आपके पास डीएलएफ का प्रपोजल आता है कि डीएलएफ इज प्लानिंग टू मेक अ वेरी बिग सोसाइटी इन सम पार्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। आपको और उन्होंने प्रॉमिस किया है दैट इफ यू डू दी बुकिंग टुडे, वट एवर द अमाउंट दे हैव मेंशन, so you will get the possession of that apartment after 5 years and the specific date, ठीक है। Harsh reality is that in most of the cases, the possession is not delivered, on the due date. ठीक है, यहाँ पे ईयर्स हो जाते हैं, लाइक डिले होता है वो बहुत सालों का हो जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल का डिले यहाँ पे वो देखने को मिल जाता है। इसीलिए उनके होम बायर्स के रेमेडी के लिए यहाँ पे ये केस स्टार्ट हुआ था। चित्रा शर्मा केस में यही हुआ कि एक जो कंपनी थी, कंपनी का नाम था जेपी इंफ्राटेक, ठीक है। जेपी इंफ्राटेक में चित्रा शर्मा नाम की एक लेडी ने या फिर और भी कंज्यूमर्स ने अपने फ्लैट बुक करे थे, पोजीशन उनको टाइमली मिल नहीं पाया, और जब जेपी इंसॉल्वेंसी में चली गई, उसने अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को भी पैसा नहीं चुकाए थे। सो जब वो इंसॉल्वेंसी में चली गई, सो एक रिट पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट stating that there is no remedy, there is no provision for the home buyers. What if the CIRB process is completed and there are only a handful of amount which has been recovered that will be distributed between the financial creditors, operational creditors, and whatever. But what about the home buyers? Home buyers will get nothing because there is no mentioning about the home buyers and their rights under the IBC 2016. So इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्सन को अपॉइंट किया था who will take care of the needs of the home buyers and who was also appointed as a party in the committee of creditors. उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में भी जगह मिली थी और उसने होम बायर्स की बात रखी थी। तो इस केस के बाद में एक और केस आया था, आई गेस विक्रम चैटर्जी और विक्रम भट्ट ऐसे कुछ। उसके बाद में जब ये दो केस ऑलरेडी हो चुके थे, तब 2018 में एक अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने पास किया जो कि आईबीसी 2016 में अमेंडमेंट पास हुआ था। इस अमेंडमेंट में अच्छा एक कमिटी भी थी इस अमेंडमेंट से पहले जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कमिटी, इंसॉल्वेंसी लॉ कमिटी, ठीक है। ये मार्च 2018 में ये कमेटी को सेटअप किया था और इसकी रिपोर्ट भी आई थी, जिसकी रिपोर्ट के बेसिस पे अमेंडमेंट लाया गया और अमेंडमेंट पे ये लिखा गया कि जो सेक्शन 7 होगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी विल आल्सो इंक्लूड द होम बायर्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और होम बायर्स, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स तो वो होते हैं जो कि बैंक्स होते हैं, राइट, या फिर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकता है, राइट, ऐसे लोग होते हैं जो कि बड़ा सा लोन देते हैं आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। लेकिन क्या होम बायर्स भी आपको, अगर आपने कोई बुक किया है फ्लैट, तो क्या कह सकते हैं कि आपने फाइनेंस किया है उनके प्रोजेक्ट को? यस, डेफिनेटली यू कैन से दैट, बिकॉज when the project is not completed, project is at the inception level and the company is coming to you and asking for a lump sum amount of 1 crore 2 crore 3 crores whatever the amount can be, so that amount is being invested in the project, right? वो प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जा रहा है रियल एस्टेट डेवलपर्स के द्वारा, एंड डेफिनेटली दिस अमाउंट विच हैव गिवन टू देम कैन बी कंस्ट्रूड एज द फाइनेंशियल डेट। ये फाइनेंशियल उधार दे रहे हो आप उनको, राइट? दिस इज नॉट अ प्राइस, दिस इज नॉट ओनली अ प्राइस यू आर पेइंग टू देम फॉर इन रिटर्न ऑफ द फ्लैट। आप यहाँ पे उनका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हो। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कहा गया ताकि वो सेक्शन 7 में सीआईआरपी फाइल कर पाए, एक रेमेडी उनके पास हो पाए, राइट? सो अगर आपको प्रदर्शन नहीं मिलता है सीआईआरपी में, सॉरी आपको अपने फ्लैट में टाइमली प्रदर्शन नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे, और अगर आपको 1 करोड़ से ऊपर का जो अमाउंट है, राइट, अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर का कुछ अमाउंट दिया हुआ है, यू कैन डेफिनेटली फाइल अ सीआईआरपी सेक्शन 7 में। आगे हम इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट देखेंगे, ठीक है? तो ये था फैक्ट्स, राइट? इश्यूज यहाँ पे क्या हुए, जब अमेंडमेंट आया तो इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, राइट? यहाँ पे क्या था, वेदर होम बायर्स कैन बी कंसिडर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अंडर द आईबीसी 2016, ठीक है? उसके बाद सेकंड था क्लैरिफिकेटरी नेचर था वो कि सेक्शन 7(5)(b) का स्कोप बढ़ा सकते हैं कि नहीं, हम देखेंगे आगे इसमें। क्या आईबीसी का ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है रेरा पे, राइट? लास्ट में हमने देखा था महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग्स एक्ट, यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट रेरा, राइट, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016। नाउ whether consideration of a home buyer
as a financial creditor violates Article 14, 19 and 300A of the Constitution of India. राइट, ये जो पॉइंट है इस इशू में, ये कहा जा रहा है कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, राइट, वो कह रहे हैं कि ये जो आपने होम बायर्स को सेक्शन 7 में एक रेमेडी प्रोवाइड कर दी है, उससे हमारे बीइंग दी बीइंग द रेगुलेटरी, सॉरी, बीइंग द रियल एस्टेट कंपनीज, हमारा आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है, 19(1)(g) ट्रेड, ठीक है, एंड 300A दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया है, वील सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि जो ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात की, सॉरी, यहाँ पे हम देखते हैं एक बार पहला इशू क्या था। हाँ, क्या क्या होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कहना सही होगा कि नहीं, वो हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 19(1)(g) जो यहाँ पे जो फाइनेंशियल डेटर्स ने बात की थी यहाँ पे कि 19(1)(g) वायलेट हो रहा है, 300A वायलेट हो रहा है, उस पर क्या कहा गया है। तो यहाँ पे 19(1)(g) इज नॉट इन वायलेशन, ना ही 300A यहाँ पे वायलेशन में है, ठीक है। देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 300A एंड देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ 19(1)(g) एज वेल। यहाँ पे क्या बोला है कि द अमेंडमेंट एक्ट, उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, राइट। यहाँ पे जो आईआरबी प्रोसेस हो रही है उसको बहुत ही इफेक्टिव वे में और एफिशिएंट तरीके से, बिकॉज पहले एफिशिएंट नहीं था, रीजन बीइंग कि a very important class of creditors, that is home buyers, were alienated, they were not included in the committee of creditors, right। तो उनका पैसा तो रिकवर हो ही नहीं रहा था, nor nobody thought about them कि उनका पैसा कैसे रिकवर होगा। इसीलिए ये जो एक्ट है, जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सॉरी ऑफ द आईआरपी, ऑफ द आईबीसी। क्योंकि हम एक बार देखते हैं आईबीसी का प्रीएम्बल क्या होता है। आईबीसी का गाइस प्रीएम्बल होता है कि टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉज, राइट, एंड टू मैक्सिमाइज द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, राइट। यानी कि जितना एसेट्स का मैक्सिमाइजेशन हो सके वो करना है, टाइम बाउंड मैनर में सीआरपी कंप्लीट करना है यहाँ पे, राइट, और ताकि क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ सके, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा हो सके, ये सारे रीजन है। एंड लास्ट में आईबीबीआई का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। तो इन प्रेम्बल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए 300A डेफिनेटली सही है। ऐसे ही 300A राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन नहीं हो रहा था, राइट। उसके बाद यहाँ पे टाइमली कंप्लीशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे जो इन अ टाइम बाउंड मैनर जैसे कि हमने कहा, तो उसमें 330 डेज की बात होती है। तो यहाँ पे बात की गई थी एक अलग, एक एलीट सा एक इशू था जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसमें ये कहा गया था कि अगर 300A में, सॉरी, अगर 330 डेज से ऊपर अगर जाता है टाइम लिमिट, तो यहाँ पे कौन परमिट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में, एनसीएलटी गाइडेंस में, यहाँ पे अगर किसी रेगुलेटरी बॉडी को आप टाइम दे सकते हो एक्स्ट्रा, अगर उनको लग रहा है कि थोड़ा एक्सटेंशन हो जाएगा 330 डेज से भी, राइट। नाउ अब यहाँ पे जो हमने लास्ट देखा था, लास्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि होम बायर्स थे, होम बायर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका पैसा वापस नहीं मिला है। और जो अमेंडमेंट है to 2018 का, this has definitely helped to achieve the objectives mentioned in the IBC 2016, right। now अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस, दैट इज कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एसआर स्टील वर्सेस सतीश कुमार, राइट। ये कब का जजमेंट है, 2019 का जजमेंट है, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे आपने कभी ना कभी तो एसआर स्टील के बारे में सुना होगा गाइस। एसआर स्टील इज और वाज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स ऑफ स्टील इन आवर कंट्री, राइट। हाउएवर इनका जो डेट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था बीच में, इट वाज अराउंड $50 billion। सो आरबीआई स्टेप्ड इन एंड आरबीआई ने बोला कि यहाँ पे सीडीआर कर लो या फिर सीआरपी अगेन आपको करनी पड़ेगी, राइट। तो जब यहाँ पे सीआरपी इनिशिएट हुई, सो देयर वर टू क्रेडिटर्स जो कि है आर्सेलर मित्तल और एक थे न्यूमेटल। यहाँ पे एक थे न्यू मेटल, ठीक है, दो यहाँ पे थे। हालांकि आपने न्यू मेटल का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आर्सेलर मित्तल का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। सो आईबीसी के में एक कॉन्सेप्ट होता है रेजोल्यूशन प्लान का, जो कि सेक्शन 29 और 30 में होता है। रेजोल्यूशन प्लान क्या बोलता है, ये वो प्लान होता है जो कि क्रेडिटर्स मिलके एक प्लान बनाते हैं ताकि हम इस कंपनी को जो हमारा पैसा नहीं दे पाई है, इसको हम कंपनी को चला सकें, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर सकें, ताकि वो कल को रेवेन्यू कमाएगी और हमारा पैसा वापस करेगी। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, रेजोल्यूशन प्लान नहीं बन पाता है क्रेडिटर्स के द्वारा, तो कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, यानी कि उसके एसेट्स को सेल ऑफ किया जाता है, ठीक है। ये इसका बेसिक सा ओवरव्यू। इस केस में आर्सलर मित्तल और न्यू मेटल ने मिलकर रेजोल्यूशन प्लान बनाया। दे वांटेड टू बी द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। इन्होंने जब आईआरपी को पेश किया, आरपी को पेश किया वो प्लान, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। उसे रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि बेस्ड ऑन सेक्शन 29A एज इट स्टैंड्स टुडे,
any company, any resolution applicant will be ineligible if it is a related party to either the corporate debtor or its NPS. तो इस केस में जो आर्सलर मित्तल थे और जो न्यू मेटल थे, ये जो थे, ये निकले कनेक्टेड पार्टीज। ठीक है, कनेक्टेड पार्टीज निकले किसके? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि एसआर स्टील। ठीक है, ये जो एसआर स्टील है, इसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रिलेटेड पार्टी निकले, इसलिए यहाँ पे उनको रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनाना, उनके प्लान के मुताबिक पूरे प्रोसेस को चलाना वाज नॉट फीजिबल एंड दैट वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस, राइट। सो यहाँ पे इसको इनको रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि फिर इन्होंने एनक्लैट में अपील करी, एनसीएलटी में अपील करी, एनक्लैट में अपील करी और दोनों जगह यहाँ पे वही चीज बताई गई कि इनएलिजिबिलिटी तो है। हाउएवर कोर्ट ने ये भी कहा था, एनक्लैट ने, कि इनकी जो इनएलिजिबिलिटी है दोनों पार्टीज की, आर्थर मित्तल की और न्यूमेटल की, ये कोई परमानेंट इनएलिजिबिलिटी नहीं है, ये क्योर हो सकती है। ये जो कनेक्टेड पर्संस वाली बात है, ये क्योर हो सकती है, ये थोड़ा सा डिफेक्ट है, आप क्योर कर सकते हो। सो हाउएवर बाद में जो न्यूमेटल था उन्होंने क्योर कर ली थी, बट आर्थर मित्तल का वो क्योर नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फाइल किया। ठीक है, इश्यूज क्या थे हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जब गए तो वेदर दी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स यानी कि आर्थर मित्तल एंड न्यूमेटल वर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सबमिटिंग अ रेजोल्यूशन प्लान बीइंग इनकंसिस्टेंट विद सेक्शन 29A ऑफ द कोड। ठीक है, सेकंड था वेदर दी सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कुड बी ट्रीटेड एट पार। ये गाइस चीज होती है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होती है, यानी कि सिक्योर्ड मतलब होता है कि जिस क्रेडिटर ने कुछ कोलैटरल लिया है, कुछ मॉर्गेज लिया है, राइट, लोन देने से पहले प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी कि भाई जब पैसा दोगे तभी हम मिलेंगे, वो सिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड होते हैं जिन्होंने बिना कोलैटरल के लोन दिया था, राइट। तो क्या इन दोनों का ट्रीटमेंट एट पार हो सकता है? क्या इनको एक ही फुटिंग पे रख के कोई डिसीजन लिया जा सकता है? राइट नाउ वेदर सेक्शन 4 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट, अमेंडमेंट था ये। whether the NCLT and NCLAT has jurisdiction to pass in order under the resolution plan। क्या resolution plan में NCLT या NCLAT पास कर सकती है ऑर्डर, या फिर रेजोल्यूशन प्लान में COC दैट इज कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का ही पूरा राइट होता है कोई भी डिसीजन लेने का? ये आगे हम देखते हैं जजमेंट में क्या बोला गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सेक्शन 4 की सबसे पहले बात करते हैं। सेक्शन 4 आईबीसी का क्या था? यहाँ पे CIRP प्रोसेस को मैंडेटरली कंप्लीट करने की बात हुई थी 330 डेज में, राइट। और यहाँ पे भी सेम चीज बोली गई थी, हमने लास्ट में देखा था कि 330 डेज को अगर एक्सटेंड करना हो तो कोर्ट जो है किसी गवर्नमेंट बॉडी को, किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती है कि वो अगर एक्सटेंड करना चाहे कुछ टाइम के लिए, अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही कह सकते हैं कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस बन चुके हैं, इन दैट केसेस इट्स अलाउड। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट एट पार की हम बात करते हैं। सो गाइस हमें यहाँ पे देखना है कि क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को एक ट्रीटमेंट इक्वल मिल सकता है। जहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इक्वालिटी में, राइट, सॉरी, इक्वल ट्रीटमेंट में और इक्विटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, राइट। सो यहाँ पे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दे आर नॉट इक्वल्स, दे आर अनइक्वल्स, तो इनको अनइक्वल ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा। दैट इज हाउ एनी कोर्ट्स ऑफ इक्विटी फंक्शंस, राइट। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन इक्विटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, सो ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करना होता है। दैट्स व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड, राइट। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ट्राइब्यूनल्स डू नॉट हैव द डिक्शन टू एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ इक्विटी एंड एस्टिमेट एडजुडिकेशन अपॉन कमर्शियल डिसीजंस सिंस द अल्टीमेट पावर रेस्ट विद द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आईबीसी में गाइस एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी। कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रिजम्पशन होता है आईबीसी में, देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट whatever decisions is being taken by the committee of creditors who are filled with financial creditors who are the major market players of the country, who are in the market since a very long time, so they whatever decision they must have taken must be absolutely right and for the benefit of them as well as the CD corporate debtor, राइट। ये एक प्रिजम्पशन होता है जो कि कोर्ट्स को मानना पड़ता है कि अगर सीओसी ने कोई प्लान को प्रूव किया है तो वो प्लान सही ही होगा और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती ट्राइब्यूनल्स, एनसीएलटी और एनक्लैट, राइट। नाउ सो बिफोर डिसाइडिंग एनी केस ट्राइब्यूनल्स को तीन चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले कि सीओसी ने उनके कमर्शियल विजडम के साथ छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन तीन चीजें यहाँ पे देखनी जरूरी होती हैं। पहला कि क्या सीओसी ने सीडी एज अ गोइंग कंसर्न पे ध्यान दिया यानी कि जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सीओसी का काम होता है
कि वो प्लान बनाए ताकि उस कंपनी को सीट जिसने पैसे नहीं दिए कॉर्पोरेट डेटर को अपने पैरों पे खड़ा कर सके। पैरों पे खड़ा कर सके मतलब कि एज अ गोइंग कंसर्न, यानी कि वो बंद ना हो जाए कंपनी और वो चलती रहे। तो ये ध्यान देना होता है, इस पे बहुत एफर्ट्स डालने होते हैं कमिटी ऑफ क्रिएटर्स को, राइट? क्योंकि वो तब सबके बेनिफिट के लिए होगा। अगर ऐसी कंपनियां रोज बंद होने लगेंगी, सो दैट विल बी अ डार्क डे फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी, राइट? So maximum efforts are being taken by COC, IRP, NCLTs, all the bodies that the company is not shut down and the assets are not liquidated on the very next day, right? So plan बनाया जाता है प्रॉपर, उसको गोइंग कंसर्न रखा जाता है, IRP उसके काम देखता है, वो चीज देखने का काम NCLT का डेफिनेटली है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स अच्छे से मैक्सिमाइज हो रहे हैं कि नहीं, ये नहीं कि सस्ते में आपने एसेट्स बेच दिए, राइट? अगर एक मशीन 5 लाख की थी, आपने 2 लाख में बिकवा दी, दैट इज ऑल्सो has to be supervised by NCLTs as well as NCLATs also. Now, balance amongst the interests of the stakeholders. ये भी एक प्रियम्बल में एक पार्ट होता है गाइस, एंड प्रियम्बल में साफ लिखा हुआ है कि टू बैलेंस अमंग्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे अगर कोई क्रेडिटर्स है, कोई डेटर्स है, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी है, एनसीएलटी, सबके सारे के सारे पार्टीज के इंटरेस्ट को बैलेंस करने की जिम्मेदारी भी यहाँ पे एनसीएलटी की होती है, राइट? सो गाइज, ये थे कुछ 3 केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट आईबीसी 2016 के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट ऑल्सो, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट? सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगा हो, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो भी आईबीसी के बारे में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है या फिर उनको जानकारी है, राइट? और अगर, एज आई मेंशन्ड, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, you can subscribe right now so that you do not miss out on important videos in future, which we as the LEAC team tries to come up every single day, right? So thank you so much guys. This is Satyendra signing off. Thank you so much and all the very best for your preparation.